अस्सलाम वालेकुम। तो हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सेकंड टॉपिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल उसको शुरू करने वाले हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं उनकी कंपोजिशंस को पढ़ने से पहले, या अगर हम उनकी कंपोजिशन को पढ़ें, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस सेल के अंदर नेचुरली पीरियोडिक टेबल में 92 एलिमेंट्स जो हैं फाउंड हुए हैं नेचुरली। उसके बाद 25 जो हैं वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर फाउंड हुए हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो कंपोज करते हैं यानी बनाते हैं बॉडीज़ को। अच्छा, ये जो 25 हैं एलिमेंट्स, 92 जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सिर्फ एलिमेंट्स ही कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हैं, वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर काम नहीं आ रहे। अच्छा, जो 25 हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? बायो एलिमेंट्स। अच्छा, बायो एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो हैं ये लाइफ यानी हमारे अंदर, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, फाउंड किए जाते हैं। अच्छा, ये जो 16 हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं? इन 16 को हम कह रहे हैं बायो, इनको भी हम सेम ही कह रहे हैं बायो एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो हैं ये फाउंड होते हैं और ये जो 16 है ये फिर हमारी बॉडी के अंदर आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारे सेल्स के अंदर। अच्छा, उसमें से भी क्लासिफाई किए गए हैं ये 3, इनके नंबर ऑफ जो इनका काम है, जितना जितना इनका काम है उसके हिसाब से क्लासिफाई किए गए हैं 3 ग्रुप्स में। नंबर 1 मेजर, नंबर 2 माइनर और नंबर 3 ट्रेस। ये 3 ग्रुप्स में क्या किया इन्होंने, डिवाइड कर दिया इनको। तो 16 में से जो 6 हैं मेजर, यानी जो बिल्कुल मेजर जो है, जो हमारी कंपोजिशन ऑफ सेल को बिल्कुल हाईली एक्सटेंड यानी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फाउंड हो रहे हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे सेल के अंदर होते कहाँ हैं, तो हमें इसके लिए एक चीज़ को समझना होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेल, ये हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल है, सही। ये सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन यानी आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइडी मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइडी मटेरियल होता है, यानी एक बात आप याद रखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है उसे हम अलग नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सही। ये क्या है हमारे पास? ये न्यूक्लियस। तो फिर अक्सर ये सवाल आता है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं फिर? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म collectively with cytoplasm is known as protoplasm। अच्छा, अगर हम बायो की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर है बॉडी का। क्या है? लिविंग मैटर है बॉडी का। अच्छा, इस लिविंग मैटर कैसे है इसको हम प्रूव करेंगे अभी। सबसे पहले हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम इन 6 बायो एलिमेंट्स को इस सेल के अंदर ढूंढें। तो लिविंग मैटर, जो प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग मैटर जिसे हम लिविंग मैटर भी कहते हैं, जो सेल का लिविंग मैटर है, इसके अंदर क्या होता है? 70 to 90% वाटर होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सेल के अंदर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, वो वेरिएबल हो सकती है। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है कि आप कितना पानी टेक कर रहे हैं, कितना पानी ड्रिंक करते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी ड्रिंक करते हैं, आप हाइड्रेटेड रहते हैं, तो आपके सेल के अंदर इससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाटर की हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो पानी दिन में कम पीता है, तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस वाटर यानी इस प्रोटोप्लाज्म में से इस वाटर को क्या करते हैं,
एवापोरेट करवा दें। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म में से अगर आप जब वाटर एवापोरेट करवाते हो तो इस प्रोसेस को हम जो नाम देते हैं वो है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच द वाटर ऑफ द सेल इज़ एवापोरेटेड। अच्छा, जब वाटर ऑफ द सेल एवापोरेट हो जाएगा तो जो हमारा ये वाला सेल था, अब इसकी हालत क्या हो जाएगी? अब वो ऐसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल सुखड़ जाएगा। सही है। अब वो वाटर क्या हो गया, सॉरी सेल क्या होगा, वो श्रिंक हो गया। अच्छा, श्रिंक हो गया। श्रिंक होने के बाद इसके अंदर वाटर तो खत्म हो गया, अब क्या चीज़ें रहेंगी? इसके अंदर रहेंगे CHONSP, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। दूसरा क्या होता है? फॉस्फोरस। अच्छा, हम अगर देखें तो जाहिर सी बात है ये मेजर जो बायो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग नहीं रखे हुए होंगे, ऐसे नहीं होंगे, मतलब कि इंडिविजुअली कार्बन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, सल्फर अलग, फॉस्फोरस अलग, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मोनो जो होते हैं, यानी जब एलिमेंट्स अकेले होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या होंगे, कभी भी अनस्टेबल फॉर्म में या मोनो फॉर्म में नहीं होंगे, ये हमेशा जुड़े हुए होंगे। क्योंकि हमारे सेल के अंदर इन मोनो जो है, इन मोनो की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा मॉलिक्यूल्स ही चाहिए होते हैं हमारे सेल के अंदर, ताकि हम फंक्शनिंग करवा सकें अपने सेल की। इन मोनोज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो सिंगल सिर्फ एलिमेंट्स हैं ये हमें कोई काम नहीं दे सकते। हाँ, अगर ये आपस में मिलकर कोई नए कंपाउंड्स बना रहे हैं तो हाँ, वो हमें काम दे सकते हैं। तो हमारी जो सेल श्रिंक्ड हो गया, अब उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी? उसके अंदर होंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और होंगे इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स। ये होगा न्यूक्लिक एसिड होगा न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद अच्छा, जब हमने बात की एवापोरेशन की, प्रोटोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर था यानी न्यूक्लियोप्लाज्म वो भी एवापोरेट करवाया हमने, और जो सेल मेम्ब्रेन और सेल न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है जिसमें साइटोप्लाज्म रखा हुआ है उसको भी हमने एवापोरेट करवाया। तो न्यूक्लियस एसिड ये कहाँ होगा? ये न्यूक्लिक एसिड जो होगा ये होगा न्यूक्लियस के अंदर। बाकी ये जो तीनों होंगे, ये तीनों होंगे न्यूक्लियस के बाहर, आउटसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, अब इनका जर्नल इन्फॉर्मेशन या इनकी जर्नल वो देख लेते हैं कि ये इंट्रोडक्शन, क्योंकि आगे हम इनको बहुत डीप पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रोटीन जो होते हैं इन्हें हम नंबर 1 बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, बायो एलिमेंट्स अब क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। बायो एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो बायो मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स हैं। बायो एलिमेंट्स तो ये रहे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ये क्या है? बायो अब मॉलिक्यूल्स बन गए। देखिए, एलिमेंट्स आपस में जब मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? जब एलिमेंट्स या एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये प्रोटीन्स क्या हैं? ये नंबर 1 इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। अच्छा, कौन से मॉलिक्यूल हैं? इन्हें हम नंबर 1 रैंक तो देते हैं, फर्स्ट रैंक इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट हो और उसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ज़रूर हो। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है उसके साथ, तो कार्बन तो है तो हम उसे ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है तो हम उससे भी ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है तो उससे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन्स को हमने नंबर 1 रैंक का नाम दिया है। प्रोटीन्स जो जनरली कंपोज होती हैं, जो उनके अंदर बायो एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम्स यानी कभी कभार सल्फर भी हो जाता है उनके अंदर, कभी कभी फॉस्फोरस भी हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन्स कहाँ कहाँ काम आती हैं? प्रोटीन्स आती हैं हमारे 2 काम आती हैं, एक तो स्ट्रक्चरल काम है इनका और दूसरा है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं हमारी हेल्प करते हैं मसल्स को डेवलप करने में, उन्हें सपोर्ट करने में, ऐसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट।
आगे इन सब को पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। अभी सिर्फ इमेजिनरी बना रहे हैं कि ये चीज़ें होती क्या है, ताकि इनको आगे आसानी से पढ़ सके, कंफ्यूज ना हो आगे जाके। कार्बोहाइड्रेट को हमने सेकंड रैंक दिया है यहाँ पर। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट कंपोज होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से एनर्जी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एक है, जैसे सबको पता होगा आपको, ग्लूकोज, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। अगर हम देखें ग्लूकोज के रिएक्शन को, तो इससे क्या हमें मिलती है? C6H12 और 6 ग्लूकोज है। अगर हम इसको ब्रेक करवाएं तो ये क्या देगा? हमें वाटर देगा। क्या देगा साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अच्छा, एक बात याद रख लें, एनर्जी जब हमें मिलेगी तो वो हमेशा ATP के फॉर्म में मिलेगी। अगर हम ATP को देखें तो ATP क्या है? ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ऐसे एडिनोसाइन क्यों कहते हैं? एडिनोसाइन इस वजह से कहते हैं, जब एडिनोसाइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो एडिनाइन मौजूद है। एडिनाइन एक केमिकल नाइट्रोजनस बेस है, यानी इसके नाइट्रोजन एक कंपाउंड है जिसे हम एडिनाइन कहते हैं, और दूसरा शुगर। इसके अंदर शुगर मौजूद है। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? एडिनोसाइन। अच्छा, ट्राई किसे कहते हैं? यानी 3। और फॉस्फेट क्या है यहाँ पर? मतलब 3 फॉस्फेट हैं यहाँ पर। फॉस्फेट यानी जो ये एलिमेंट है ना, उसे हम कहते हैं फॉस्फेट। अच्छा, लिपिड्स है, उसे हम थर्ड देते हैं रैंक। और ये लिपिड्स को हम कहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की सूरत में मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये फैट्स की सूरत में मौजूद होते हैं, और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये ऑयल्स की सूरत में मौजूद होते हैं। लिपिड्स एक रिज़र्व एनर्जी कह लें, या वो एनर्जी जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएंगे या नहीं होंगे तो हमारी बॉडी इन लिपिड्स को यूज़ करना शुरू करेगी। और लिपिड्स, ये मैं बता दूं कि लिपिड्स जो हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अगर 100 ATP दे रहे हैं एनर्जी, तो 10 ग्राम लिपिड्स के ही 200 ATP देंगे, उससे यानी डबल। सही। न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ये आगे हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA भी होता है और RNA होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के हैं, एक DNA एक RNA। अच्छा, DNA से फिर RNA बनता है, RNA होता नहीं है, DNA से RNA बनता है। अच्छा, इन्हें न्यूक्लिक एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको देखें तो DNA के स्ट्रक्चर को या DNA की एब्रीवेशन को, तो इसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आ गया ना आखिर में, ये देखें न्यूक्लिक एसिड आ गया। इसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे DNA और ये जो होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ऐसे ये न्यूक्लियस है, किस फॉर्म में? DNA ऐसे होता है, DNA की फॉर्म में। अब इसमें ये हम इसके अंदर हमारे जीन्स होते हैं, जो भी हमारे इनहेरिटेंस, जो हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं पेरेंट्स से सारे, वो हमारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हो गया। अब हम अगली वीडियो में कंपैरिजन देखेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में इन चारों की कितनी कंपोजिशन होती है, और मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, और यूकैरियोटिक सेल में इनकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, और उनको हम कंपेयर करेंगे आपस में। तो अभी के लिए यहाँ तक ही है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल 90% कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगला टॉपिक हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हाँ, आखिर में ये ज़रूर कीजिएगा कि वहाँ पर आपको एक चीज़ ऐसी नज़र आएगी, बेल आइकन, इसको है ना यूँ करके यूँ क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।